हेलो, कैसे हैं आप सब लोग। तो चलिए आज हम लोग फिर बात कर रहे हैं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, इतिहास के। यानी कि हम लोगों ने लास्ट टॉपिक कंप्लीट किया है भारत का स्वतंत्रता आंदोलन, यानी कि द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। 1857 के विद्रोह को हम लोगों ने अच्छा से समझा। उसके बाद हम लोगों ने उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी लगाए। आई होप द टॉपिक इज क्लियर, आपको पसंद आया होगा और आपको समझ में भी आया होगा। चलिए आज हम लोग बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर। जैसा कि आपको दिख रहा होगा, भारत के गवर्नर यानी कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ये एक ऐसा टॉपिक है, अगर हम इस टॉपिक को अच्छे से समझ लें तो इतिहास में आने वाले बहुत सारी चीजों को हम एक साथ समझ सकते हैं। ये कह सकते हैं दूसरी भाषा में कि अगर हम 30 गवर्नर को पढ़ लेते हैं तो अप्रोक्स 20 से 25-30% काफी चीजें हमारी पूरी की पूरी मॉडर्न हिस्ट्री की कवर हो जाती हैं। अब कैसे, देखिए होता गया। एग्जाम्पल समझिए, फिर उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे वन बाय वन। एग्जाम्पल ऐसी कंडीशन है कि जैसा अगर हम कहें तो 1857 के टाइम पीरियड में जो आपका वॉर हुआ, उस समय गवर्नर कौन था। अगर हम उस गवर्नर के टाइम पीरियड की जो भी एक्टिविटी है उनको पढ़ लें तो हमको गवर्नर याद हो गया, लेकिन उस समय की जो घटनाएं हो गई, जैसे हमने कहा असहयोग आंदोलन किसके टाइम पीरियड पर चला। अब 1920 में तो चला सहयोग आंदोलन, लेकिन उस समय गवर्नर कौन था ये अगर हमें पता चल जाता है तो हमें आइडिया चल जाएगा सर उस समय गवर्नर आपका। अब उस गवर्नर के टाइम पीरियड की अगर घटनाएं हम लोग समझ लें अच्छे से, फॉर एग्जांपल इरविन का हम टाइम पीरियड पढ़ लें तो इरविन के टाइम पीरियड में सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा है, गांधी इरविन समझौता हो रहा है। तो कहीं ना कहीं उस दौरान में जो भी घटनाएं हुई होंगी वो सारी घटनाएं आपकी समझी जा सकती हैं। यही मोटो होता है। हम सारी चीजों को समझेंगे। भारत का पहला गवर्नर कैसा है, लास्ट गवर्नर क्या था, उनके बीच के जितने भी गवर्नर होंगे सबको लिस्ट आउट करते हुए चलेंगे। भले 2 वीडियो लग जाए, 3 वीडियो लग जाए, लेकिन कंटेंट आपको सॉलिड दिया जाएगा। सो डोंट वरी अबाउट दैट वन। बस आप लग जाइए पढ़ाई में चीजों को लेकर के। लेकिन हम शुरू करते हैं यहां से। अभी हम समझेंगे कैसी कंडीशन होगी, लेकिन उससे पहले में 3 बहुत ही इंटरेस्टिंग वर्ड है, उनको समझ लेना बहुत जरूरी है गवर्नर के लिए। तभी हम पूरी कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं अच्छे से। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम शुरू कर रहे हैं। आप भी ले जाइए पेन और कॉपी के साथ बैठ जाइए, ठीक है। नोट्स मैंने बोल रखा है आपको मिलेंगे और नोट्स के लिए मैं लिंक भी नीचे प्रोवाइड करना शुरू कर दूंगा, लेकिन उसके लिए मैं भी थोड़ा सा काम कर रहा हूं उस पर, वेबसाइट वगैरह पे। लेकिन इससे पहले अगर अभी को आपको चाहिए नोट्स वगैरह तो उसके लिए आप लोग व्हाट्सअप कर सकते हैं नंबर पे 6393382780। इस पर आप व्हाट्सअप कर देंगे, आपको नोट्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे 6393382780 पर, या टेलीग्राम ग्रुप में आप जीएस लॉकडाउन से सर्च करेंगे तो वहां भी आपको मिल जाएगा। चलिए अब हमारे पास कंडीशन क्या है, हमारे पास कुछ वर्ड्स हैं, इनको हम जरा अगर समझ लें तो हम पूरी कंडीशन को, कहानी को गवर्नर जनरल की समझ पाएंगे। आपको पहला क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि बंगाल का, भैया बंगाल का गवर्नर कौन है। बंगाल का गवर्नर जनरल, ठीक है ना। एक क्वेश्चन ये बनता है बंगाल का गवर्नर जनरल। अब यहां 2 क्वेश्चन आ जाते हैं, सिर्फ एक क्वेश्चन नहीं आता। पहला पूछता है पहला गवर्नर कौन था आपका और आखिरी गवर्नर जनरल कौन था, ठीक है ना। आखिरी एक क्वेश्चन तो यहां से क्लियर कट बन रहा है, और एक क्वेश्चन क्या 2 क्वेश्चन आपके बन रहे हैं। तो जब बात आती है बंगाल के गवर्नर जनरल की तो याद रखिएगा बंगाल का गवर्नर जनरल आपका बनता है, रेगुलेटिंग एक्ट आता था। अगर आपने हिस्ट्री में थोड़ा भी कुछ पढ़ा होगा तो आपको पता होगा 1773 पे एक ब्रिटेन से रेगुलेटिंग एक्ट आया था। एक एक्ट था, अधिनियम था, कानून था, जिसके तहत बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो पहला जो गवर्नर जनरल था बंगाल का वो था वॉरेन हेस्टिंग। कौन है सर? वॉरेन हेस्टिंग, जिसके बारे में आप लोग नाम सुनते हैं, वॉरेन हेस्टिंग्स। ये आपका बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था। अच्छा, चलता जाता है और 1833 पे आपका एक चार्टर एक्ट आता है। उस चार्टर एक्ट के तहत भारत यानी कि बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया जाता है। तो अब दूसरा कंडीशन यहां से क्या बनेगा, जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो हमें समझना चाहिए, हमें समझ लेना चाहिए अच्छे से। क्वेश्चन अगर आपसे ये पूछा जाता है कि भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था, भारत का गवर्नर जनरल, तो अगर हम ये कंडीशन को लेते हुए चलते हैं भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो यहां भी कंडीशन आ जाएगी पहला आपका और इसके बाद आखिरी। इस तरीके से आपका क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन बचेगा जाकर के आपका बंगाल नॉट बंगाल, यहां पे आप कह सकते हो भारत का वायसराय कौन था, भारत का वायसराय,
ठीक है। भारत का जब वायसराय की बात करेंगे तो यहां भी दो कंडीशन आएंगी आपकी, एक कंडीशन होगी पहला और आखिरी। देखिए अब यहां से 6 क्वेश्चन आपके बन चुके हैं, यानी कि देयर इज 6 क्वेश्चन हैज ऑलरेडी कंपाइल्ड, यहां से बन चुके हैं। अब इसके तहत हम 6 के 6 नाम समझ लेते हैं और बड़ी कंडीशन के साथ सिंपल तरीके से चलेंगे हम लोग, बहुत ही आसान तरीके से। भारत का पहला बंगाल का पहला गवर्नर जनरल हमने देखा, वॉरेन हेस्टिंग्स वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, क्लियर, ओके। उसके बाद आखिरी कौन है, तो याद रखिएगा ये चार्टर एक्ट जो आया है जिसके तहत भारत बंगाल के गवर्नर जनरल को बना दिया गया सर भारत का गवर्नर जनरल, ये आया था 1833 पर। लेकिन उस समय गवर्नर थे कौन, लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो याद रखिएगा बंगाल का आखिरी गवर्नर जो था वो था विलियम बेंटिक, लॉर्ड विलियम बेंटिक, क्लियर, विलियम बेंटिक, ओके। अब कंडीशन ये आती है 1828 में बना था ये, 1833 में भारत का पहला गवर्नर जनरल बनाया गया। तो सर जो भारत का पहला गवर्नर जनरल बनाया गया वो कौन होगा, जो आखिरी गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल रहा होगा। तो यानी कि भारत का पहला गवर्नर जनरल 1833 में बनता है, वो था आपका लॉर्ड विलियम बेंटिक। कौन था, लॉर्ड विलियम बेंटिक, आपका लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, बेंटिक। अच्छा ये हो गई कंडीशन आपकी। अब इसके बाद ये आता है कि सर भारत का आखिरी गवर्नर जनरल कौन था, तो भारत का आखिरी गवर्नर जनरल वही होगा जो भारत का पहला वायसराय होगा। तो यानी कि ये आपको ध्यान में रखना है कि भारत का जो पहला वायसराय बनता है वही आखिरी गवर्नर जनरल था, और वो था लॉर्ड कैनिंग। क्योंकि युद्ध के बाद 1857 के लॉर्ड कैनिंग, कौन है सर, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग। तो ये आपका सर क्या है सर, लॉर्ड कैनिंग, ये आपका भारत का आखिरी गवर्नर जनरल है एंड द फर्स्ट वायसराय ऑफ इंडिया, दैट इज कॉल्ड व्हाट, लॉर्ड कैनिंग। कैनिंग वाज द फर्स्ट वायसराय ऑफ इंडिया। सो दिस इज द क्लियर। 1858 में बनता है वायसराय, ओके। अब आता है आखिरी कौन था सर, तो आखिरी सबको पता है लॉर्ड माउंट बेटन, लॉर्ड माउंट बेटन, लॉर्ड माउंटबेटन वाज अ लास्ट वायसराय ऑफ इंडिया, जो ब्रिटिशर्स में था। बाकी तो आपको पता है सिराज गोपालाचारी पहले भारतीय और आखिरी भारतीय आपके बनते जाकर के वायसराय। तो अगर पहले आप इन तीनों चीजों को समझ लेते हो तो भैया एग्जाम के लिए 6-7 फैक्ट तो यहीं से सीधा सीधा आपको दिख रहे हैं, क्लियर, 6-7 फैक्ट तो क्लियर दिख रहे हैं ना यहाँ से। ये कब हो रहा है सर, ये हो रहा है आपका 1858 में। भारत का गवर्नर जनरल कब बन रहा है, 1833 में, 1833 में। और ये कब हो रहा है सर, 1773 पे। दीज आर द इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। क्या प्रॉब्लम होनी चाहिए आपको याद करने में, समझने में, कोई बड़ा इश्यू है ही नहीं इस पे। अब हम लोग समझेंगे वायसराय यानी कि गवर्नर्स की सीरीज को पूरा। तो अब जब हम गवर्नर की सीरीज को सिस्टमेटिक तरीके से लेते हुए चल रहे होंगे तो आई थिंक कि हमको यह भी ध्यान में रखना है कि भैया जो बंगाल के गवर्नर हैं उनको पहले निपटा लेते हैं, फिर भारत के गवर्नर जनरल उनको खत्म कर लेंगे, फिर वायसराय को समझ लेंगे। बहुत ही क्लासिक। ये मैंने क्यों डिस्कस किया, इसीलिए डिस्कस किया कि पहले ये वाला देख लेंगे, फिर ये वाला देख लेंगे, फिर ये वाला देख लेंगे। किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत कहीं नहीं होने वाली है, और कोई होती है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए और भी उसे सिंपलीफाई करने का प्रयास किया जाएगा। और इंग्लिश का मैंने शुरू कर दिया है, मतलब इंग्लिश का बैच शुरू हो रहा है, तो कहीं ना कहीं ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है आपके लिए। मतलब आपको आई थिंक जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, आपके दोस्त हैं या कलीग्स वगैरह हैं, उनको आप शेयर कर सकते हैं अगर आप चाहेंगे। कोई बड़ा इश्यू नहीं है, उनके लिए जीएस आसान हो जाएगी थोड़ा। मुझे लगता है कि इंग्लिश पर भी लाना बहुत जरूरी था एंड बिकॉज ऑफ दैट मैंने सोचा कि अब इंग्लिश का ही लॉन्च कर देते हैं। ऐसा कोई इश्यू नहीं होने वाला, जैसा मैं हिंदी में पढ़ाता हूँ वैसा भी इंग्लिश में पढ़ाऊंगा, कंटेंट पूरा इंग्लिश में रहेगा, बट द कन्वर्सेशन थोड़ा थोड़ा कम्युनिकेशन आपका हिंदी भी होता रहेगा बीच बीच में। अगर टोटल इंग्लिश टू इंग्लिश बात करेंगे तो फिर बहुत लोगों को इरिटेशन हो लगती है या फिर मजा भी नहीं आता है। बट आई ट्राई करूंगा हम चीजों को अंडरस्टैंड करने का, क्लियर, ओके। चलिए दें, इसको थोड़ा सा इरेज करता हूं मैं, ओके, और आगे की बात करते हैं। तो हमारा पहला गवर्नर आपका जो होगा वहां से शुरू करते हैं अच्छे से, और इसको सिस्टमैटिक तरीके से लेते हुए चलेंगे। चलिए देखिए, लॉर्ड क्लाइव का भी नाम सुना। अच्छा, हमने यहां पर गवर्नर की बात कर ली लेकिन लॉर्ड क्लाइव की बात नहीं किया ना हमने, तो कहीं ना कहीं इसका भी कुछ रोल है क्या। तो इसको ही इसी से शुरू करते हैं और इसी के टॉपिक से हम स्टार्ट करेंगे इसको, और समझते चलिए। और नोट आप एक चीज के लिए, नोट तो आपको मिल जाएंगे लेकिन आप भी यार नोट करते चलो अपनी अपनी चीजें। बहुत अच्छा होता है अगर आप नोट करते हुए चीजों को चलोगे, क्लियर। अच्छा,
तो भैया पहली हेडिंग डाल लीजिए हेडिंग पहली आप कौन सी, लॉर्ड क्लाइव। देखिए बात समझिए, लॉर्ड क्लाइव की अगर हम बात करें तो लॉर्ड क्लाइव की अगर कहानी को हम समझते हैं तो भैया लॉर्ड क्लाइव क्या है, जब 1757 का युद्ध हो रहा है, प्लासी का युद्ध हो रहा है, तो उस युद्ध में आपका नेतृत्व कौन कर रहा है, उस युद्ध का नेतृत्व कर रहा है सर लॉर्ड क्लाइव। तो कहीं ना कहीं आपको लॉर्ड क्लाइव के बारे में बेसिकली आइडिया होना चाहिए। अच्छा, तो लॉर्ड क्लाइव की हेडिंग डालते हैं और इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, और वन बाय वन हम सारी चीजों को लेते हुए चलेंगे। लॉर्ड क्लाइव को हम लोग यहां डालते हैं और इसके बाद समझते हुए चलते हैं। देखिए 1757 जो आपका टाइम पीरियड है इसका, उस टाइम पीरियड में क्या बनता है, गवर्नर आपका बंगाल का बन जाता है। जैसे जीते, अब बंगाल पे अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला को हरा दिया। अब जब सिराजुद्दौला को हरा दिया गया तो उसके बाद बंगाल का गवर्नर बनाया गया और बंगाल का पहला गवर्नर बनता है। देखिए गवर्नर जनरल अलग है, मैंने बोला वॉरेन हेस्टिंग्स वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, यहां पे बात की जा रही है बंगाल का पहला गवर्नर। तो लॉर्ड क्लाइव क्या है सर, लॉर्ड क्लाइव बंगाल का पहला गवर्नर है। लेकिन इसके बारे में थोड़ा सा हमें यह भी समझ लेना जरूरी हो जाता है कि बंगाल का पहला गवर्नर आपका कौन था, तो लॉर्ड क्लाइव है, ये क्लियर कट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो इसको पहला फैक्ट आप इसमें लिख लीजिए, बंगाल का पहला गवर्नर कौन है, बंगाल का पहला गवर्नर, बंगाल का पहला गवर्नर। ठीक है, बंगाल का पहला गवर्नर, ये आपको होना चाहिए, पता होना चाहिए। अच्छा, इसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट कंडीशन पे, तो दूसरी कंडीशन क्या आती है आपकी, दूसरी कंडीशन ये आती है आपकी कि साहब इसने काम क्या किया, कुछ किया है कि नहीं किया है, हाँ किया है। क्या किया है, तो दूसरा फैक्ट हमारा इंपॉर्टेंट फैक्ट है क्या सर, आपका दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि सर इसने क्या किया है सर, इसने द्वैध शासन की शुरुआत की। किसकी, द्वैध शासन की, बहुत इंपॉर्टेंट है, द्वैध शासन की शुरुआत की। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये पता होना चाहिए सर। थर्ड इंपॉर्टेंट फैक्ट है सर इसके बारे में, लॉर्ड क्लाइव के बारे में, कि प्लासी का युद्ध तो इसी के टाइम पीरियड में हो रहा है सर। क्या हो रहा है सर, प्लासी का युद्ध, प्लासी का युद्ध हुआ इसी के टाइम पीरियड में। तो आप इसको लिख लीजिएगा, प्लासी का युद्ध हुआ सर कब हुआ, 1757 में। आसान करते हुए चीजों को चलेंगे, कुछ फैक्ट से सीधा सीधा फैक्ट ही तो है, इनमें क्या आपको इतना टेंशन लेना है, कोई टेंशन होने वाली बात ही नहीं है सर, ठीक है ना। इसके बाद अच्छा, इसका टाइम पीरियड अगर आपको थोड़ा सा लिखना हो तो आप टाइम पीरियड भी इश्यू कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 1757 से लेकर के पहले 1765 तक होता है, इसके बाद आपका 1765, इसके बाद आपका यहां तक आ जाएगा 67 में भी आपको बनता है, ठीक है ना। दैट इज कंडीशन, दो आपका टाइम पीरियड मिलता है, फिर आपका चला जाता है, यहां से चला जाता है। एक क्वेश्चन और आपको इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान रखना है, वो क्वेश्चन ये कि ये पूछ लिया जाता है कभी कभी, ये आपको माइंड में रखना है, एकमात्र गवर्नर है ये जो हिंदुस्तान पे शासन करता है और इसके बाद जब यहां से जाता है तो अपने यहां सुसाइड कर लेता है। तो इसने यहां लिख लीजिएगा, इसने इंग्लैंड वापस जाकर, इंग्लैंड वापस जाकर आत्महत्या कर ली थी, आत्महत्या कर ली थी। ये कंडीशन इसके लिए खतरनाक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है कि जब ये यहां से गया वापस तो इसने आत्महत्या कर ली थी, सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया था। सोचो कि एक व्यक्ति जो गवर्नर के पद पर रहा होगा, वो देश यानी कि उस समय बंगाल का सबसे बड़ा नायक बन चुका है, ऐसी क्या परिस्थितियां रही होंगी कि उसे आत्महत्या करना पड़ता है। यही होता है स्ट्रेस और डिप्रेशन को हैंडल ना कर पाना, जैसे कि सुशांत सिंह राजपूत के मामले में हुआ, स्ट्रेस और डिप्रेशन को हैंडल नहीं कर पाए। बहुत सारी कंडीशन आपकी अपनाई गई, स्टिंग ऑपरेशन चले, सब कुछ हुआ कि उनको फोर्स किया गया, उनकी हत्या की गई, बट मर्डर हुआ। बट फाइनली जब एम्स की रिपोर्ट आती है तो ये क्लियर हो जाता है कि सर उन्होंने सुसाइड ही किया है और कुछ नहीं हुआ है। तो कहीं ना कहीं जो भी कारण रहा होगा, कोई ना कोई तो रीजन रहा होगा, लेकिन जो रीजन है ना सर, वो रीजन ऐसा क्या है कि आपको अपनी लाइफ लेने के लिए मजबूर कर देता है। ऐसी क्या कंडीशन है कि आपकी लाइफ किसी और चीज की वजह से बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाती है। दैट्स अ डिफरेंट थिंग, आई नो कि दैट्स अ डिफरेंट थिंग। बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि डिप्रेशन आपको तो हुआ नहीं, आपने स्ट्रेस झेला नहीं, जिनके हो साथ होता है वो केवल महसूस कर सकते हैं। बट मेरा सिर्फ एक क्वेश्चन है, लाइफ
यानी कि आपकी जो लाइफ है उस पर आपके होने का कोई अधिकार नहीं है। इन द सेंस कहने का मतलब ये कि जब आपकी लाइफ आप पे निर्भर ही नहीं थी ना, आपका जन्म आप पे निर्भर नहीं था, तो आपकी मृत्यु आप कैसे तय कर सकते हो? ये भी तो कंडीशन है ना सर, ये भी तो एक क्वेश्चन बनता है अपने आप में। तो कहीं ना कहीं आपको ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है चीजों को लेकर के। तो चलिए हम लोग यहाँ पर हमने थोड़ा सा देखा, टॉपिक को अच्छे से समझा और यहाँ पर हम लोगों ने इसको अच्छे से एनालिसिस किया। इसके बाद हमारा जो अगला टॉपिक है वो क्या है आपका, उसको भी हम समझते हैं यहाँ पर। तो आई थिंक नोट कर लो इसको, आई थिंक नोट कर लिया होगा आप लोगों ने, और बहुत ही इंटरेस्टिंग के साथ में आप नोट करते हुए चलते चलिए, आप पढ़ते चलिए, और जहां तक हो सकेगा प्रयास करेंगे हम लोग यहां पर समझने का चीजों का, और अंडरस्टैंडिंग बनाकर चलिए चीजों को लेकर के। फिर से एक बार मैं रिपीट कर देता हूं, लॉर्ड क्लाइव क्लियर कट लिखा हुआ है। लॉर्ड क्लाइव बंगाल का पहला गवर्नर, इसने द्वैत शासन की शुरुआत की, प्लासी का युद्ध हुआ और इंग्लैंड वापस जाकर के इसने आत्महत्या कर दी। एक पॉइंट और यहां पर एक ऐड कर देता हूं मैं, छोटा सा पॉइंट ये कि सर आपसे कई बार ये पूछ लेता है कि जिस समय बक्सर का युद्ध हुआ, बक्सर का युद्ध हुआ, बक्सर का युद्ध, उस समय गवर्नर कौन था? तो याद रखिएगा बक्सर का युद्ध होता है 1764 पर, और उस समय आपका वेनस्टार्ट गवर्नर जनरल था। वेनस्टार्ट उस समय था गवर्नर। तो ये कई बार आपसे पूछ लिया था और इसलिए आप कंफ्यूज हो सकते हो। लॉर्ड क्लाइव ही, लॉर्ड क्लाइव नहीं था भैया, गवर्नर उस समय आपको कौन है सर? वेनस्टार्ट है। क्लियर? ये थोड़ा सा माइंड में रखने वाली चीज आपको है। तो इतने फैक्ट्स आपके इंपॉर्टेंट हैं जो इससे रिलेटेड हैं, हम लोगों ने इसके बारे में डिस्कस किया। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। और अगला हमारा जो गवर्नर है बहुत ही इंटरेस्टिंग है, उन सारी चीजों के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो हम लोग बात करने जा रहे हैं अब अगले गवर्नर के बारे में, यानी कि बंगाल के पहले गवर्नर जनरल के बारे में। तो हम लोग शुरू करते हैं वॉरेन हेस्टिंग्स के बारे में डिस्कस करना। यहां पर देखिए कम से कम नहीं तो आपको 5 से 6 फैक्ट आपको मिल रहे हैं, और सभी चीजों को आपको याद करते हुए समझते हुए चलना है। सिर्फ लिख नहीं लेना है कॉपी में, सिर्फ लिख नहीं लेना है कॉपी में, बल्कि इनको समझते हुए चलना है। पहली कंडीशन आपकी आप डालिए हेडिंग, आप वॉरेन हेस्टिंग्स क्या डालेंगे? वॉरेन हेस्टिंग्स। इंटरेस्टिंग है गवर्नर, बहुत ही खतरनाक तरीके से आता है हिंदुस्तान पे शासन करने के लिए, और क्योंकि पहला है तो इसकी सोच होगी विस्तारवादी, एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी को फॉलो करता हुआ ये आगे बढ़ेगा। तो चलिए हम लोग बात करते हैं इसी के बारे में, ठीक है। अब अगला हेडिंग डाल लीजिए वॉरेन हेस्टिंग्स। वॉरेन हेस्टिंग्स, वॉरेन हेस्टिंग्स। टाइम पीरियड क्या है? टाइम पीरियड बहुत आसान है, इसको डालिएगा 1772 से 74। पहली कंडीशन ये 1772 से 74, एंड फिर उसके बाद क्या होगा सर? एंड 85 तक। फिर क्या जाएगा सर? 85 तक चलेगा। अब कहते ये क्या है, तो बात करता हूं भी क्या है। बहुत आसान है। पहली कंडीशन हमने समझा कि सर लॉर्ड क्लाइव सर आपका पहला गवर्नर आपका था बंगाल का। इसके बाद अब आता है वॉरेन हेस्टिंग्स। वॉरेन हेस्टिंग्स बंगाल का आखिरी गवर्नर एवं बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बनता है। तो दो अलग अलग प्रश्न है, कैसे हैं मैं उसको एक, इसीलिए मैं सारी कंडीशन को डिटेल में लेते हुए चल रहा हूं। पहली कंडीशन ये क्या है सर? बंगाल का आखिरी गवर्नर, ठीक है। पहली कंडीशन बंगाल का आखिरी गवर्नर कौन है सर? वॉरेन हेस्टिंग्स। तो सर ये हमने पहला है, तो ये क्या पढ़ा हमने कहा कि बंगाल का पहला गवर्नर जनरल है। तो यहां पर दूसरा फैक्ट लिखिएगा अभी इसके बारे में। अच्छा अभी मत लिखिए इसको, एक चीज और पहले आप समझ लेते हैं। ये बताओ कि बंगाल का जब हमने लॉर्ड क्लाइव बना तो उसने एक पॉलिसी इंट्रोड्यूस की द्वैत शासन की। द्वैत शासन का मतलब क्या होता है सर? ये आपके मन में क्वेश्चन उठना चाहिए, क्या होता है मतलब इसका द्वैत शासन का? द्वैत शासन का मतलब क्या है ये भी तो आपको पता होना चाहिए, बताइए। देखिए द्वैत शासन होता क्या है कि सर जब प्लासी का युद्ध जीता बंगाल ने, बक्सर का युद्ध जीत लिया बंगाल ने, तो बंगाल में अंग्रेजों ने, तो उन्होंने एक पॉलिसी इंट्रोड्यूस की द्वैत शासन। इसका मतलब यह होता है कि सर नवाब तो रहेगा
नवाब तो रहेगा, और जिम्मेदारी जो होगी वो किसके हाथों में होगी? राज्य की, प्रजा की, नवाब के हाथों में होगी। लेकिन जो सर रिवेन्यू कलेक्शन हो रहा होगा, पैसा आ रहा होगा, टैक्स आ रहा होगा, राजस्व मिल रहा होगा, वो किसके हाथों में जाएगा? वो अंग्रेजों के हाथों में जाएगा। कमाई अंग्रेज कर रहे हैं, लेकिन उसका भुगतान करना पड़ रहा है किसको? उसका करना पड़ रहा है आपको, जिम्मेदारी लेनी पड़ रही है किसको? आपको, उसके लिए आपको जिम्मेदारी लेनी पड़ रही है सर आपको, नवाब की। तो कहीं ना कहीं ये जो व्यवस्था है, ये व्यवस्था आपकी खतरनाक है, और इसी व्यवस्था के चक्कर में आपकी सारी समस्याएं यहां पर खड़ी होंगी। क्लियर? अच्छा, तो अब हम लोग बात कर रहे हैं यहां पर अगला वॉरेन हेस्टिंग के बारे में। तो पहली कंडीशन में देखा कि बंगाल आखिरी गवर्नर था। दूसरा यहां पर फैक्ट लिखेगा कि इसने, इंपॉर्टेंट आते ही, इसने 1772 में जैसे ही आया द्वैध शासन की समाप्ति कर दी। क्या कर दिया सर? द्वैध शासन की समाप्ति, द्वैध शासन की समाप्ति। इसने क्या कर दिया? द्वैध शासन की समाप्ति कर दी। उसने कहा ये व्यवस्था हटाओ। इसलिए इसने समाप्ति किया क्योंकि लगातार कंपनी में करप्शन, भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा था। अब देखो होता क्या है ना, कंपनी का काम क्या है? पैसा कमाना। अब पैसा कमाना है तो सर उसको कोई फर्क नहीं पड़ता गलत और सही, उसको तो पैसा लूटना है ना भारत से। तो सर वो लगातार अपने आप में टैक्स से बढ़ाते चले जा रहे हैं, करों में वृद्धि करते चले जा रहे हैं। बताते हैं 1770 में जो अकाल पड़ा, उस अकाल में लगभग 1 करोड़ लोग भुखमरी का शिकार हो गए। सोचो क्या महामारी क्या फैली है बंगाल में, हालत खराब। उस समय 1770 में 1 करोड़ लोग भुखमरी का शिकार हैं। तो कहीं ना कहीं समस्या तो है। तो वही कंडीशन आपकी यहां आती है सर। तो पहली कंडीशन हमने इसमें देखा कि सर बंगाल का आखिरी गवर्नर, और इसके बाद 1772 में इसने क्या कर दिया सर? द्वैध शासन की समाप्ति कर दी। लेकिन 1773 में ही आ रहा है सर क्या? 1773 में आ रहा है रेगुलेटिंग एक्ट, इसी का टाइम पीरियड में। तो यहां इंपॉर्टेंट बना के फैक्ट लिखिएगा, आपसे ये पूछ लिया जाता है किस गवर्नर के टाइम पीरियड में सर रेगुलेटिंग एक्ट? 1773 में क्या आ रहा है सर? रेगुलेटिंग एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट। इस रेगुलेटिंग एक्ट के तहत क्या हो रहा है सर? इस रेगुलेटिंग एक्ट के तहत क्या हो रहा है सर? इस रेगुलेटिंग एक्ट के तहत आपका जो बंगाल का गवर्नर था, बंगाल का गवर्नर, उसे क्या बना दिया गया? बंगाल का गवर्नर जनरल। तो यहां पर लिख लीजिएगा, इसके तहत बंगाल के गवर्नर को, गवर्नर जनरल बना दिया गया। क्लियर? अच्छा, और जब बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया जाएगा तो वॉरेन हेस्टिंग इसीलिए क्या कहलाता है? बंगाल का पहला गवर्नर जनरल। इसीलिए ये क्या कहलाता है? बंगाल का पहला गवर्नर जनरल। क्लियर? ये आपको ध्यान में रखना है, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल। किस टाइम पे हो रहा है सर? वॉरेन हेस्टिंग के टाइम पीरियड में आ रहा है सर रेगुलेटिंग एक्ट। तो ये भी याद रखना, रेगुलेटिंग एक्ट किसके टाइम पीरियड में आया। बहुत आसान है चीजों को समझना। आई थिंक आपको समझ में आ रही चीजें, आपको अच्छे से देखते चलो, लिखते चलो सारी चीजों को। जो भी दिक्कत हो आप कमेंट सेक्शन में बताते चलो, उनको भी सॉर्ट आउट करने का प्रयास किया जाएगा। क्लियर? अच्छा, ये रेगुलेटिंग एक्ट कहां से आया, ये भी तो आपको ध्यान में होना चाहिए सर। रेगुलेटिंग एक्ट कहां से आ रहा है सर? ये रेगुलेटिंग एक्ट जो आ रहा है सर कहां से आ रहा है? ब्रिटेन की पार्लियामेंट, इंग्लैंड की संसद ने, ब्रिटेन की संसद ने पारित किया, संसद ने पारित किया। कब आता है सर? लिखा हुआ 1773 में। लिखो फटाफट फैक्ट लिखो सारे, जल्दी से फटाफट तेजी के साथ लिखो। लिख लिया होगा आई थिंक। अच्छा, इसके बाद मैं इसको इरेज करता हूं, आगे बढ़ता हूं।
लिख लिया होगा आप लोगों ने। अब तेजी के साथ आगे बढ़ते हैं। देखिए अब इसी में अभी बहुत सारे फैक्ट हैं, इतना ही नहीं सर, बहुत सारे फैक्ट हैं। इसीलिए अगर हमने क्या बोला, अगर आप कवर अप कर लेते हो अच्छे से तो आपकी बहुत सारी चीजें आसानी से हो जाएंगी। अब अगला फैक्ट देखिए, इसने बहुत सारे काम किए। पहली कंडीशन, इसके टाइम पीरियड में 1774 में, 1774 में, 1774 में क्या हो रहा है सर, क्या हो रहा है 1774 में, इसने कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किया। तो ये भी ध्यान रखना है, क्या किया, कलकत्ता में, जिसे हम आजकल कोलकाता बोलते हैं, कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किया सर। क्या किया, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना, कोर्ट की स्थापना की। ये आपको ध्यान में रखना है, पहला फैक्ट। और ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखते हुए चलना है। इसने 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किया। क्लियर। अच्छा, अब क्योंकि गवर्नर जनरल बन चुका है, इसने और क्या किया सर, इसने एक और फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। इसने 1774 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की, 1781 में 1781 में 1781 में क्या किया सर, कलकत्ता में एक मदरसा खोला, कलकत्ता में एक मदरसा खोला। अब आपके दिमाग में आना चाहिए सर मदरसा क्यों खोल रहा है, कलकत्ता में एक मदरसा खोला, और सारे पॉलिटिकल रीजन होते हैं सर। देखिए हो क्या रहा है कि सर जो 1757 का जो युद्ध हुआ, 1757 का जो युद्ध हुआ, प्लासी का युद्ध, वो एकता का युद्ध भी कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा दिख रहा है। तो उन सब चीजों के लिए मुस्लिमों के लिए एक तरह से खोला कि जिससे मुस्लिमों का फेवर हो सके। तो कहीं ना कहीं ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसलिए तो डिवाइड एंड रूल की कहानी होती है सर। मुस्लिम लीग को बढ़ावा देते हैं अंग्रेज 1905 के बाद जब 6 में गठन होता है। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें होती हैं पॉलिटिकल रीजन के आधार पर। आज भी सर राजनीति में चल रहा है, पॉलिटिक्स में यही तो चल रहा है ना। एक पक्ष को बढ़ावा दिया जाता है, दूसरे पक्ष को लगता है कि सर ये फेवरेट उसके लिए। अब होता उस आधार पर है जिसमें जनसंख्या ज्यादा है, क्योंकि वोट बैंक बनानी हमको। अच्छा, इसके साथ ही साथ एक और महत्वपूर्ण पॉइंट आपका आता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। क्या आता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण चीज, वो कि 1784 में इसने क्या किया सर, 1784 में, 1784 में सर, 1784 में इसने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की। कहां किया सर, पश्चिम बंगाल में किया होगा। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, ऑफ बंगाल की स्थापना की, बंगाल की स्थापना किया। क्लियर। अच्छा, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की। अब इसके तहत करते क्या थे, इसमें अंग्रेज क्या करते थे, क्या फायदा होता था अंग्रेजों को, इसके तहत इसमें क्या करते थे वो अंग्रेज सर, भारत की सभ्यता और संस्कृति को समझने का प्रयास करते थे। तो यहाँ एनालिसिस करते थे वो कि क्या है खास बात है, क्या चीजें, इन सभी चीजों के बारे में वो यहाँ पर आपका एनालिसिस किया जाते हैं। किसके टाइम पीरियड में सब हो रहा है, वॉरेन हेस्टिंग के टाइम पीरियड में हो रहा है सर ये सब कुछ। ये ध्यान में रखने में चलना है आपको, वॉरेन हेस्टिंग के टाइम पीरियड में सारी कंडीशंस हो रही हैं। और क्या इसके लिए इंपॉर्टेंट है सर, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, उसको भी आपको ध्यान में रखना है। क्या करना है सर, आई थिंक ये नोट कर लिया होगा। एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट इसके लिए, क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट इसके लिए, वो फैक्ट ये है कि ये एकमात्र गवर्नर है जब यहां से लौट कर वापस जाता है आपका कहां, ब्रिटेन में, तो सर इसके खिलाफ महाभियोग चलाया जाता है। कि क्या चलाया जाता है, महाभियोग चलाया जाता है। तो लिख लीजिएगा, पूछा जाता है किस गवर्नर जनरल के खिलाफ जब यहां से वापस जाता है ब्रिटेन तो उसके खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया चलाई जाती है। तो ये भी आप ध्यान में रखिएगा कि इसको मैं लिखे दे रहा हूं यहां से, यहां पर इसके खिलाफ मतलब इसके क्या, आपका वॉरेन हेस्टिंग, इसके खिलाफ इंग्लैंड में महाभियोग चलाया जाता है, महाभियोग चलाया जाता है। यह ध्यान में रखना है, महाभियोग चलाया जाता है। अब क्वेश्चन ये भी पूछ सकता हूं महाभियोग चलाया किसने, क्योंकि एग्जाम में भी आ चुका है, इंपॉर्टेंट फैक्ट ये आ चुका ऑलरेडी, इसीलिए मैं इसको डिस्कस कर रहा हूं। तो ये जो महाभियोग की प्रक्रिया है साहब चलाई किसने है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, पूछा जा सकता है,
कोई बड़ी बात नहीं है ये पूछना। तो याद रखिएगा बर्क के द्वारा चलाया गया था, बर्क, क्लियर, बर्क, बर्क के द्वारा, इसको लिख लीजिएगा पूरा, बर्क के द्वारा क्या कराया गया सर, महाभियोग की प्रक्रिया चलाई गई। किसके खिलाफ, वॉरेन हेस्टिंग के खिलाफ। कब, जब वो यहां से भारत से वापस इंग्लैंड गया, ब्रिटेन गया। आई थिंक दिख रहा होगा आपको, नोट करते जाइएगा चीजों को, तभी आपको समझ में आएगा, क्लियर। अच्छा, इसके खिलाफ चलाया क्यों गया, क्योंकि इसके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे, भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे। इसके खिलाफ क्या था सर, भ्रष्टाचार के आरोप थे, भ्रष्टाचार के आरोप थे। क्लियर। तो कहीं ना कहीं, अच्छा भ्रष्टाचार के आरोप क्या थे, ये लगातार चार्ज, इसके ऊपर मैं लिख देता हूं थोड़ा सा। इसने मुन्नी बेगम से 3.5 लाख रुपए घूस लेने का आरोप था। मुन्नी बेगम, सर जस्ट सेकेंड, मुन्नी बेगम से 3.5 लाख रुपए घूस लेने का आरोप था। अब आप बताइएगा ये मुन्नी बेगम जी कौन है। मुन्नी बेगम से 3.5 लाख रुपए घूस लेने का आरोप था, घूस लेने का आरोप। एक तो ये था, इसलिए तो करप्शन का चार्ज लगता है इसके ऊपर। दूसरा, इसके ऊपर बताया गया कि एक बंगाली ब्राह्मण नंद किशोर थे, उनको फांसी की सजा देने का आरोप इसके ऊपर लगता है। तो ये भी आप पॉइंट में माइंड में रखिएगा, नंद किशोर के ऊपर। मैं इसको लिख देता हूं, कहां पर, इसको मैं यहां लिख देता हूं, तो ये पॉइंट में रखिएगा, ये लिख लीजिए आप अपने मन से ऐसे ही, नंद किशोर के ऊपर फांसी की सजा का आरोप था, दे दिया था इसने 1775 में। इसने क्या किया था सर, नंद किशोर को फांसी की सजा दी। क्यों दी थी, उसके पीछे का रीजन ये था, सिर्फ सजा दी, रीजन सिर्फ यही था कि उसने इसके करप्शन के मामले को उठाया, भ्रष्टाचार के मामले को उठाया। उसने कहा इनको लटका दिया जाए, फांसी सजा दे दी गई। तो कहीं ना कहीं ये आपका वॉरेन हेस्टिंग के बारे में काफी हद तक आपका एक्सप्लेनेशन, बेसिक डिस्क्रिप्शन दिया मैंने। अब देखिए है क्या, ये सारे के सारे एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चंस थे। इनको अगर अपने माइंड में लेते हुए अगर आप चलोगे और इस तरह एनालिसिस करते हुए चलोगे, तो मुझे लगता है कि आपको आसानी से समझ में भी आएगी हिस्ट्री, और आपको अच्छे से याद भी हो जाएगा और तैयार भी हो जाएगी। क्लियर। तो आप लोग इनको सिस्टमेटिक तरीके से नोट करते हो। सारे फैक्ट हैं इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, एक भी ऐसा फैक्ट नहीं है जो आपके एग्जाम से में नहीं आया है या ना आता हो, सारे हैं। आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आपको सब मिलेंगे, अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे। गवर्नर जनरल की सीरीज सॉल्व करिएगा उठा करके, सारे क्वेश्चंस आपके आते हैं। बस आप लग जाइए, आप पढ़ाई ही नहीं कर रहे सर, इसीलिए तो आपको पता ही नहीं चलता कि क्या आता है क्या नहीं आता है। वरना आपके जबान पर लिखा होना चाहिए सर क्या आता है क्या नहीं आता है। ईमानदारी के साथ चालू कर दीजिए पढ़ाई। और अगला जो गवर्नर जनरल है वो है लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो हम लोग बात करेंगे अगले गवर्नर के बारे में, लॉर्ड कॉर्नवालिस। बंगाल का अगला गवर्नर जनरल आता है लॉर्ड कॉर्नवालिस, तो उसके बारे में बात करेंगे अगले वीडियो में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।